जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स का ये ईयरली बुक है जो आप लोग के लिए डेली आपको अपलोड किया जाता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए डिमांड पे ये अब डेली रात के 9 बजे आपको अपलोड करते हैं। सेम डे जिस दिन आपको होमवर्क मिलता है उसी दिन मैं इसको अपलोड करता हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लेट से पढ़ते होंगे, इसीलिए क्या होगा ना, पहले इसको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं डेली आप लोग के लिए एक ही बात बताता हूँ, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली आपको इवनिंग में 6:30 PM में आपको मंडे टू फ्राइडे ये होमवर्क सीरीज अपलोड होता है। और ये आज जो होमवर्क सीरीज 18 डे 18 आपको अपलोड हो चुका है, तो उसे भी आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, देखते हैं आज हमारा कि हिमालय में पहला जल स्तर रिकॉर्ड स्थापित। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्या कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने नया प्रयोग किया है। भारत ने पहली बार हिमालय में स्वचालित जलस्तर रिकॉर्डर तकनीक स्थापित किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी का सही आकलन कर सकेगा। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने पश्चिमी हिमालय के चंद्रा बेसिन क्षेत्र को केंद्र बिंदु बनाए हैं। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा इसको आगे। देखिए, केंद्र सरकार को के राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र ने हिमालय अभियान के तहत हजारों फुट की ऊंचाई पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। और साथ ही ग्लेशियर से सेहत की जांच के लिए पहला भाप चालित ड्रिल तकनीक का भी प्रयोग किया गया। इससे यह ग्लेशियर द्रव्यमान संतुलन को बेहतर ढंग से मापने में मदद करेगी। ठीक है ना, आगे देखिएगा कि दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव का खतरा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम के अनुसार दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव इकोसिस्टम के ढहने का खतरा है, जिससे लगभग 5 में से एक गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में 33% मैनग्रोव इकोसिस्टम के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। कितना? तो 33%। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम के लिए यह पहला वैश्विक मैनग्रोव मूल्यांकन है जो इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को मापने के लिए एक वैश्विक मानक है। अब देखिए, यह पहली बार है जब इकोसिस्टम समूह को IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम का उपयोग करके पूरी पृथ्वी पर मूल्यांकन किया गया है। अब देखिए, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के वर्ष 50 वर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। वर्ष 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन FAO के सहयोग से ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तो क्वेश्चन यहाँ से पहला बनेगा कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो उड़ीसा में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे किए हैं? तो उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई है। और याद रखिएगा, 17 जून 2024 को विश्व मगरमच्छ दिवस 2024 के अवसर पर इस परियोजना के 50 वर्ष पूरे हैं। तो क्वेश्चन दूसरा ये बनेगा कि मगरमच्छ दिवस कब बनाया गया? तो 17 जून को 2024 में इसका 50 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मगरमच्छ उष्णकटिबंधीय और उस उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के में निवास करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि मगरमच्छ कहाँ निवास करते हैं? तो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह मुख्यतः मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में गर्म क्षेत्रों में रहती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन बेलेजी, ये सुनिएगा, बेलेजी में स्थित मगरमच्छ अनुसंधान का गठबंधन किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बेलेजी में स्थित मगरमच्छ अनुसंधान का गठबंधन किया गया था। यह दिन दुनिया में लुप्तप्राय मगरमच्छों और मगरमच्छों को दुर्दशा को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अब देखिए, फ्लो परिस्थितिकी निगरानी प्रणाली 13 जून 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय पर्यावरणीय प्रवाह प्रवाह निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया था। किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पर्यावरणीय प्रवाह निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित यह प्रणाली प्रयाग पोर्टल का एक अभिन्न अंग है। यह परियोजनाओं की योजना और निगरानी, नदी जल की गुणवत्ता और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए एक वास्तविक समय निगरानी केंद्र है। देखिएगा, इस पोर्टल में गंगा तरंग पोर्टल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, डैशबोर्ड और गंगा जिला प्रदर्शन निगरानी प्रणाली जैसे ऑनलाइन डैशबोर्ड शामिल है। यह प्रणाली गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता का वास्तविक समय विश्लेषण करने की सुविधा प्रदान करती है। भारत N2O उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत, सुनिएगा ध्यान से, कि 12 जून 2024 को अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन में वैश्विक आकलन यानी कि ग्लोबल एज असेसमेंट ऑफ द N2O एमिशंस रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, और याद रखिए, वर्ष 2020 में मानव जनित N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश चीन
है, उसके बाद भारत दूसरा स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान है, ब्राजील का चौथा, रूस का क्या है, पाँचवां स्थान है। ठीक है, अब देखिए पिछले 4 दशकों में मानवीय गतिविधियों से N2O उत्सर्जक 40% की वृद्धि की गई है। अब देखिए वर्ष 2020 और 2022 के बीच में वृद्धि दर 1990 के बाद किसी भी पिछली अवधि की तुलना में अधिक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 99वां देश बना, पैराग्वे गणराज्य 100वां बना और नेपाल 101वां सदस्य बना। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए स्पेन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य बना है। ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जबकि हाल ही में पैराग्वे गणराज्य आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य बन चुका है। ठीक है, जबकि 12 सितंबर 2024 को नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 101वां सदस्य बना है। और याद रखिएगा कि 99वां देश बना है कौन, तो वर्तमान में 119 देशों में सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ढांचे पर हस्ताक्षर किए और 99 देशों में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ढांचे पर हस्ताक्षर किए और साथ ही इसकी पुष्टि की गई है। अब देखिए 98वां बात करते हैं, 98वां कौन बना है, तो याद रखिए पनामा बना है, पनामा। ठीक है, तो 98वां, 99वां, 100वां, 101 सब याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यह 2015 में भारत और फ्रांस के संयुक्त रूप में गठित एक अंतर सरकारी गठन था। याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 2015 में भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है ना, या इसका उद्देश्य कि सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को जुटाना है। देखिए यह सौर संसाधन से समृद्ध देशों में एक गठबंधन है जो पूरी तरह से आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। याद रखिएगा यह सौर जो संगठन है ना, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट सुनिएगा। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024। देखिएगा कि नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भारतीय पवेलियन विश्व के सबसे बड़े पवेलियन में से एक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह हरित हाइड्रोजन में देश की उल्लेखनीय प्रगति और प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। देखिए भारत की हरित हाइड्रोजन पहल, भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के बजट से 7 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रारंभ किया है। ठीक है, अब देखिए इस मिशन का लक्ष्य है 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को प्राप्त करना। तो क्वेश्चन आएगा कि कब तक रखा गया लक्ष्य, 2030 तक कितना, तो 5 मीट्रिक टन तक। ठीक है, और अभी तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 4,12,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता तथा 1500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता की स्थापना हेतु निविदाएं प्रदान की हैं। अब देखिए 19वें यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट देखिएगा 19वां यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट सत्र 6 मई से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में आयोजित किया गया था। याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा यूएनएस संयुक्त राज्य नेशन का मुख्यालय का न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, और देखिएगा फोरम का आयोजन UNFF सचिवालय द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो बरूंडी के जेफरीन मरीन तांगा ने, याद रखिए मनीर तांगा ने किया था, बरूंडी के जेफरीन मनीर तांगा ने। ठीक है, देखिए भारतीय प्रतिमंडल के नेतृत्व डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जितेंद्र कुमार ने किया था। भारत की तरफ से जितेंद्र कुमार ने किया था। ठीक है, देखिए जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के नीचे एक सबडक्शन जोन की खोज, जिब्राल्टर जल डमरू के मध्य के नीचे एक सबडक्शन जोन की खोज हुई है। इसमें से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के नीचे रिंग ऑफ फायर, ये रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन 20 मिलियन वर्षों में अटलांटिक महासागरों के बंद होने के कारण बन सकता है। ठीक है, और कहाँ बनेगा, तो अटलांटिक महासागर में बन सकता है। और याद रखिए पृथ्वी के वे क्षेत्र जहाँ 2 टेक्टोनिक प्लेट टकराती है, जिनमें से एक प्लेट अभिसरण प्लेट सीमा पर दूसरे के नीचे खिसकती है और इस प्रक्रिया में प्रायः भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। अब देखिए सबडक्शन की यह प्रक्रिया 2 अलग अलग प्रकार के लिथोस्फीयर के कारण होती है, महाद्वीपीय और महासागरीय में। अब देखिए तमिलनाडु में कछुओं के लिए हैचरी स्थापित की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा कि तमिलनाडु सरकार ने कछुओं को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए जलवायु लचीली हैचरी का निर्माण किया गया है। देखिए तमिलनाडु ने इस हैचरी का निर्माण तटीय बहाली मिशन के तहत किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि समुद्री जीवन, विशेषकर ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के महत्व के बारे में कछुओं और स्थानीय समुदायों में जागरूकता फैलाने में उन्हें सशक्त बनाया है। हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज, देखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज की है और इस शोध को नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स के
में प्रकाशित किया गया है। तो याद रखिए कहाँ पे, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में इसको प्रकाशित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और ठीक है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज की। तो किस महासागर में? तो हिंद महासागर में। ठीक है, इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा अनुवांशिक विश्लेषण और समुद्र विज्ञान मॉडलिंग का उपयोग करके पहली बार समुद्री धाराओं का एक नेटवर्क प्रदर्शित किया गया है, जिसे कोरल सुपर हाईवे के नाम दिया गया है। यह कोरल सुपर हाईवे हिंद महासागर में 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अब देखिए, इसमें पाया गया है कि मूंगा लार्वा एक चट्टान एक दूसरे चट्टानों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए समुद्री धाराओं के माध्यम से प्रवाह करते हैं। मूंगा चट्टानों के बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर ढंग से समझते हैं। देखिए, अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से पृथ्वी का घूर्णन गति में कमी आई है। ठीक है ना, कहाँ पे बर्फ पिघला है? तो अंटार्कटिका में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पिघलने से पृथ्वी घूर्णन गति में कमी आ रही है, इससे दुनिया भर में समय के असर पड़ रहा है। और यह एक नया अध्ययन के पता चला है कि सर्वे निर्देशांकित काल में से 1 सेकेंड कम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कितना सेकेंड? तो 1 सेकेंड, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा, डंकन एग्न्यू ने कहा है कि चूंकि पृथ्वी हमेशा एक ही गति में नहीं घूमती, इसलिए यूटीसी में भिन्नता पाई जाती है। इसके अनुसार 1972 के बाद यह सभी भिन्नताओं में एक लीप सेकेंड जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कम्युनिटिंग और वित्तीय बाजार जैसी कोई नेटवर्क संबंधित गतिविधियों में यूटीएस द्वारा उपलब्ध संगत मानकीकृत और सटीक समय की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के घूर्णन धीमी गति पर भरपाई करने और यूटीसी की और समय के साथ समकालीन बनाए रखने के लिए समन्वित सार्वभौमिक समय में एक अंतराल सेकंड जोड़ा जाता है, जिसे लीप सेकंड कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा में मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से, कि उड़ीसा सरकार ने दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की। तो कौन करने की घोषणा की? तो उड़ीसा सरकार, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, दुनिया की पहली है। और इस टाइगर सफारी की स्थापना उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, कहाँ पे किया जाएगा? मयूरभंज जिले के मुख्यालय शहर वाड़ीपदा में पास किया जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में टाइगर सफारी स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीक समिति के सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। यह टाइगर सफारी राष्ट्रीय राजमार्ग 18 से सटे 200 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा। जलवायु सम्मेलन 2024 देखते हैं कि 12 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र मुंबई में किया गया है। जलवायु सम्मेलन 2024 की थीम है भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, भारत सरकार में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम वित्तीय संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं को जुटाने में निजी क्षेत्र, जलवायु तकनीक स्टार्टअप और संस्थागत निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। सुनिएगा कि लक्ष्य सरकारी प्रयासों का लाभ उठाना, नागरिक समाज और समुदाय को शामिल करना और नवीन जलवायु सेवाओं और अनुकूलन प्रौद्योगिकी को विकसित करना था। आगे देखते हैं कि इस सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम के तहत डिलीवरी पार्टनर इंडिया के साथ डिलीवरी पार्टनर यूएनडीपी इंडिया के साथ और नॉलेज पार्टनर अवाना कैपिटल द्वारा समर्थित है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य। तो ये क्वेश्चन आएगा कि नेट शून्य हासिल करने का लक्ष्य भारत का कब है? 2070 तक। करने के लिए भारत के रोड मैप में रेखांकित किया गया, जिसमें से ऊर्जा प्रणालियों को बदलने, CO2 उत्सर्जन को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ाने और सामाजिक रूप से न्यायसंगत और समावेशी तरीके से जलवायु लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हरित संक्रमण निवेश को ध्यान केंद्रित किया गया है। और इस आयोजन के माध्यम से सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना, टिकाऊ जलवायु लचीले प्रौद्योगिकी और प्रथाओं के विकास और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में हितधारकों का एक साथ लाया गया है। मिशन मौसम देखिएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम की मंजूरी प्रदान की, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रभाव को भविष्यवाणी करने तथा उनके निपटने में भारत की क्षमता को वृद्धि करना है। देखिए, इसके तहत 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। अगला आपका इसका क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 3 प्रमुख संस्थाओं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था और राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पुनर्निर्माण केंद्र द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, जलस्तंभ के बारे में देखते हैं कि देखिए, हाल ही में इटली की सिसिली तट पर एक भयंकर तूफान आया है। तो क्वेश्चन आएगा कि मतलब कि कहाँ पर एक भयंकर तूफान आया? तो इटली के सिसिली तट पर। ठीक है ना, और कहना है कि यह तूफान जलस्तंभ था। ठीक है, अब देखिए कि जलस्तंभ एक जल निकाय के ऊपर घूर्णनकारी हवा एवं धुंध का एक बड़ा स्तंभ है। यह बवंडर की तरह प्रतीत होता है, किंतु उसमें कमजोर होता है। यह आमतौर पर लगभग 5 से 10 मीटर तक रहता है और इसका व्यास औसतन लगभग 165 फीट का हो सकता है, जिसमें वायु की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ठीक है, देखिए, नील कुरिंजी IUCN रेड लिस्ट में शामिल है। देखिए, हाल ही में नील कुरिंजी को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियानस। याद रखिए, स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियानस इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? था नील कुरिंजी का। ठीक है, ये एक्थेंसी परिवार की एक झाड़ी है जो केरल और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के 16 जंगलों में पाई जाती है। किस जंगल में? 16 में। कहाँ? तो केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है,
यह पश्चिमी घाट के अलावा कर्नाटक के बेल्लारी जिले तथा पूर्वी घाट के सेवराय पहाड़ी में भी पाई जाती है। जो नील कुरिंजी के फूल 12 वर्षों के एक बार खिलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि नील कुरिंजी के जो फूल है कितने वर्षों में एक बार खुलते हैं, तो 12 वर्षों के बाद। सलखन के बारे में देखते हैं। सलखन के अनूठी और अद्वितीय फॉसिल्स जीवाश्म को विश्व धरोहर घोषित होने का इंतजार है। दुनिया में सबसे पुराने इस फॉसिल्स को धरती पर जीवन की उत्पत्ति थी, हाँ, मतलब उत्पत्ति और इसके विकास का साक्ष्य माना जाता है। वर्ष 2002 में इसे अमूल्य धरोहर घोषित करने के सुरक्षित किया गया था। देखिए, सोनभद्र जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर संलग्न में करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल के मौजूद फॉसिल्स का उम्र 140 करोड़ साल से भी अधिक बताई जाती है। वर्ष 1933, याद रखिए 1933 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खोज की थी। वर्ष 2023 कब की थी? 1933 में। कौन किया था? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोज किया था। वर्ष 2002 में यह पार्क पहली बार चर्चा में तब आया जब दुनिया भर में 42 वैज्ञानिकों ने इस फॉसिल्स को देखने के लिए पहुंचा था तब। ठीक है, अब देखिएगा कि बोर्नियन हाथी, हाल ही में बोर्नियन हाथी को एलिफस मैक्सिमस एवोर्नियस सबसे छोटी एशियाई हाथी, याद रख क्वेश्चन आया कि सबसे छोटी एशियाई हाथी कौन है? तो बोर्नियन हाथी है, जो उप प्रजाति को मानवीय गतिविधियों में होने वाले खतरे के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों में रेड सूची द्वारा लुप्तप्राय के रूप में आंका गया है। ठीक है, अब देखिएगा बोर्नियन हाथियों को पहली बार IUCN की लाल सूची में एशियाई हाथियों की एक अलग उप प्रजाति के रूप में आंका गया है। अब देखिएगा कि आइबेरियन लिंक्स जून 2024 में स्पेन और पुर्तगाल में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे दुर्लभ बिल्लियों में से एक आइबेरियन लिंक्स का संरक्षण स्थिति अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में कमजोर से सुधरकर लुप्त प्राय हो गई है, जो संरक्षण प्रयासों के माध्यम से इसकी आबादी उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। अब देखिए, आइबेरियन लिंक्स की आबादी 2001 में 62 व्यस्त नर से 2022 तेजी से बढ़कर 648 हो गई है। देखिए, वर्तमान में लिंक्स युवा और परिपक्व लिंक्स सहित की कुल आबादी 2000 से अधिक होने की अनुमान है। देखिए, हम्बोल्ट ग्लेशियर, मई 2024 में वैज्ञानिकों ने वेनेजुएला के अंतिम ग्लेशियर हम्बोल्ट को बर्फीले मैदान के रूप में पुनः वर्गीकृत कर दिया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ? तो वेनेजुएला में, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला संभवतः विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जिसमें सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए? तो वेनेजुएला। ठीक है, ग्लेशियर मूलतः बर्फ के विशाल एवं भारी पिंड होते हैं जो भूमि पर सर्दियों के से बर्फ के संचयन से निर्मित होते हैं। कचरा बैग अनिवार्य, जुलाई 2024 में सिक्किम सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए कचरे बैग ले जाने का अनिवार्य कर दिया था। किसने किया? तो सिक्किम सरकार ने। ठीक है, अगला है आपका कि इस पहल के उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता को उचित अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इको लेवल, देखिए यह किसी उत्पाद या सेवा के कुछ निश्चित पर्यावरणीय मानकों में से विषय में उपभोक्ताओं का विश्वसनीय रूप से सूचित करता है और यह उपभोक्ताओं को अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और पर्यावरणीय स्थिरता के पक्ष में व्यवहार को बढ़ावा देता है। देखिए, ग्रीन वॉशिंग के बारे में देखते हैं। देखिए, ग्रीन वॉशिंग से तात्पर्य जलवायु कड़वाई में अनुचित व्यवहार के प्रयोग से है और कुछ निजी कंपनियां, निगम और कभी देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों व कार्यों तथा इन कार्यों के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया में भ्रामक जानकारी प्रदान करते हैं और असत्यापित दावा करते हैं कि इस प्रक्रिया किसी उत्पाद या नीति को वास्तविकता से अधिक पर्यावरण अनुकूल या कम हानिकारक बताया जाना शामिल हो सकता है। इस शब्द का प्रयोग पहली बार जे वेस्टरवेड ने वर्ष 1986 में किया था। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, सुनिएगा, अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले में खेवड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, सुनिएगा, कहाँ पे बनेगा, कौन बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पार्क फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार के करीब 5 गुना बड़ा है। ठीक है, और इस खेवड़ा प्लांट की कुल क्षमता 30 गीगावाट होगी। अडानी समूह इस कंपनी में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी और वर्तमान में इस पार्क में 2 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन किया जा रहा है, जो मार्च 2025 तक 4 गीगावाट क्षमता और जुड़ जाएगी और इसके बाद हर वर्ष 5 गीगावाट क्षमता बढ़ाई जाएगी। तो हर वर्ष कितना बढ़ाई जाएगी? तो 5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए कुछ योजना है, ये इंपॉर्टेंट है, योजना, परियोजना, अभियान और पहल, सुनिएगा। देखिए, एक राष्ट्र एक सदस्य योजना नवंबर 2024 में लाया गया था। एक राष्ट्र एक सदस्य योजना अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को शोध लेखों और जनरल प्रकाशन के शोधकर्ताओं की देवव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। याद रखिएगा, तो क्वेश्चन है, ये एक राष्ट्र एक सदस्य योजना 2024 में आया गया था। ठीक है, अब देखिए
अगर बात करते हैं कि ये योजना जो है ना, ये योजना अनुसंधान इकोसिस्टम में भारत स्थापित मतलब कि भारत को स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह सरकारी संस्थाओं में सभी छात्र, शिक्षकों व शोधकर्ताओं के लिए शोध कार्यों के लिए सरल बनाई गई है योजना। ठीक है, अब देखिए पीएम विद्या योजना, ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। ये नवंबर 2024 में आया था। इसका उद्देश्य है कि मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, देखिए महामारी निधि योजना परियोजना अक्टूबर 2024 में आया था। पशुधन से होने वाली जूनोटिक्स बीमारियों को कम करने के लिए समस्त स्वास्थ्य कवरेज विकसित करना है। तरुण प्लस योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तरुण जो है ना, अक्टूबर 2024 में आया था। ये प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी और नई श्रेणी, इसके तहत ना ऋण सीमा 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बनेगा कि तरुण प्लस योजना के तहत 10 लाख रुपए को बढ़ा कितना कर दिया था, 20 लाख कर दिया गया था। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में। ठीक है ना, पीएमएसएसवी योजना 2022 में लाया गया था, ये भी देख लीजिएगा। और यह केंद्र सरकार की एक छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना है। इसका उद्देश्य है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और विमुक्त जनजातियों के क्षेत्रों में उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्ता शिक्षा को उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन आएगा पीएमएसएसवी योजना को कब लाया गया, 2022 में। ठीक है, देखिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ये 2021 में आया था। और 2024 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ये 3 वर्ष पूरे हुए हैं। 13 अक्टूबर 2021 की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पीएम इंटर्नशिप योजना देखिएगा, अक्टूबर 2024 में आया था। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.5 लाख इंटर्नशिप अवसर के अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। 1 करोड़, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीएम ई ड्राइव योजना यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव योजना, सुनिए 2024 में लाया गया था। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4, ये सितंबर 2024 में आया था। और याद रखिए इस योजना के तहत असंबद्ध बस्तियों में 62,500 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड प्रदान की जाएगी। इसकी परियोजना अवधि 2024 से 25 से लेकर 2028 से 29 तक है। ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। पीएम ये देखिए एनपीएस वात्सल्य योजना, ये भी इंपॉर्टेंट 2024 में आता है। देखिए क्या है, यह केंद्र सरकार की आर्थिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत व्यक्ति को 60 वर्ष होने पर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा जब व्यक्ति 18 वर्ष के कम उम्र में न्यूनतम 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके बैंक में जमा खाता खोलाएगा। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका पेज नंबर 105 तक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम होंगे तो पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे आप ज्वाइन होकर इसका पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।